हेलो बच्चों, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का 14th पार्ट। ये जो है आपका लास्ट पार्ट, अभी के लिए लास्ट पार्ट होने वाला है। अगर हो सकता है कि फ्यूचर में इसमें भी कुछ और वीडियो में ऐड करूं, क्वेश्चंस को थोड़ा और, कॉन्सेप्ट को थोड़ा और क्लियर करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि इतने वीडियो देखने के बाद, इतने क्वेश्चंस करने के बाद आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस का आइडिया लग चुका होगा। आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। मैं जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि आपको हमेशा नए क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, हमेशा आपको कुछ न कुछ नया सीखने को रहेगा ही। आप भले ही 1 साल पर हो, 2 साल पर हो या 10 साल पर हो, हमेशा कुछ न कुछ नया आपको जानने के लिए मिलते रहेगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो को फिनिश करने के साथ आप लोग प्रोजेक्टर में, आप लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास में जो सारे बेसिक थ्योरीज हैं, जो सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि जहाँ पर आप ट्रिक हो सकते हैं, वो आपका फिनिश हो जाएगा। लेकिन आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहना है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट 45 डिग्री फ्रॉम ग्राउंड विथ स्पीड 20 √2 मीटर पर सेकेंड। सो चलिए हम लोग थोड़ा इसको वैल्यूज़ को मार्क करते चलते। देखिए, एग्ज़ाम में पढ़ने का, क्वेश्चन कुछ जल्दी पढ़ने का एक ही तरीका होता है कि शायद मैंने और भी वीडियो में बता रखा है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ठीक है, पहले आप ऑप्शन को एक्चुअली देख लीजिए। ठीक है, आपसे आपको सॉल्व क्या करना है, आपको निकालना क्या है, आंसर क्या है, लास्ट लाइन आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन कभी कभी बड़ा होता था तो हम लोग क्या करते थे कि पहले हम लोग लास्ट लाइन पढ़ लिया करते थे, और लास्ट लाइन के पढ़ने के बाद हम लोग ऊपर जाते थे, ताकि हम लोग को लास्ट में ये पता था कि फाइंड दिस वैल्यू, हम लोग करना क्या है, राइट। और उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यूज़ को पिक करते चल सकते हैं। तो आपका दिया हुआ कि प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट 45 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड विथ स्पीड 20 √2 मीटर पर सेकेंड, राइट। इफ इट एक्सप्लोड्स इनटू 2 इक्वल फ्रैगमेंट, ये भी आपको ध्यान रखना है, 2 इक्वल फ्रैगमेंट एट हाईएस्ट पॉइंट वेयर वन फ्रैगमेंट कम्स टू रेस्ट, देन आपको एक्सप्लेन द ट्रैजेक्टरी ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर द एक्सप्लोजन, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड फ्रैगमेंट आफ्टर द एक्सप्लोजन एंड रेंज ऑफ सेकेंड फ्रैगमेंट। मतलब सेकेंड फ्रैगमेंट कहाँ गिरेगा, हम लोग को सेकेंड फ्रैगमेंट के बारे में डिस्कस करना है, करेक्ट। तो आपका ये है कि हाईएस्ट पॉइंट पे ब्रेक होता है, फ्रैगमेंट में है हाईएस्ट पॉइंट पे। तो चलिए मैं एक डायग्राम को ड्रॉ कर देता हूँ, डायग्राम की हेल्प से हम लोग थोड़ा इसको अच्छे से रियलाइज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि एक प्रोजेक्टाइल को मैं देता हूँ कुछ वेलोसिटी v, और ये मान लीजिए u, और एंगल आपका 45 डिग्री हो गया सपोज कीजिए। तो अगर इसको हम लोग एक v वेलोसिटी दें, तो प्रोजेक्टाइल इन जनरल आपका ऐसे आता है, प्रोजेक्टाइल आपका इन जनरल ऐसे कुछ आता है, राइट। लेकिन हुआ क्या है कि यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पे ये दो पार्ट में, 2 इक्वल फ्रैगमेंट में ब्रेक हो जाते हैं। तो देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि अगर मास उसने नहीं मेंशन किया है, तो मास अगर मेंशन नहीं किया गया है तो मैं इसको 2m मानता हूँ, ताकि मैं इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकूँ आसानी से। तो यहाँ पर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है आपका, एक फ्रैगमेंट जो है वो रेस्ट में आ जाता है, इसका वेलोसिटी आपका 0 हो जाता है, और दूसरा फ्रैगमेंट में जो है उसका वेलोसिटी आपको निकालना है, दूसरा फ्रैगमेंट का वेलोसिटी निकालना है। तो देखिए, आपसे पूछा गया है कि ये जो है वो किस टाइप का, इसका सेंटर ऑफ मास किस टाइप का पाथ फॉलो करेगा। तो देखिए, होता क्या है कि सेंटर ऑफ मास की बात करें तो अगर अभी इसने जब ब्रेक नहीं किया था, मतलब जब फ्रैगमेंट एक साथ चले, दोनों, पूरा जो बॉम्ब था एक पार्ट में चल रहा था, तो उस मोमेंट पे आप देखिए तो सेंटर ऑफ मास पे जो एक्सेलेरेशन है, सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलेरेशन है g है। किसी भी मोमेंट पे एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है आपका g है, ACM, वो g है। नेट फोर्स अगर बात करें तो हम लोग 2mg आपका होगा। नेट फोर्स जो है सेंटर ऑफ मास पे, सिस्टम पे नेट फोर्स शुरुआत में कितना है, 2mg बिफोर द ब्रेकेज। जैसे ही आपका ब्रेकेज हुआ है, तो ब्रेकेज होते ही भले ही ये दोनों दो पार्ट में डिवाइड हो गए हों, लेकिन अभी भी अगर बात करें तो दोनों का एक्सलेशन जो है आपका g है। अगर दोनों का एक्सलेशन g ही है तो ACM भी आपका हो जाएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं m1 इंटू g1, सो mg प्लस mg, m1 a1 प्लस m2 a2 m2 a2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2।
तो आपका 2m। आप देख सकते हैं कि ACM अभी भी आपका जी ही आ रहा है, और मैंने ऑलरेडी बोल रखा है कि अगर दोनों पार्टिकल का वेलोसिटी इक्वल हो तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी वही होता है। सिमिलर वे में हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों पार्टिकल का एक्सेलरेशन इक्वल हो तो सेंटर ऑफ मास का भी एक्सेलरेशन वही होता है, राइट। तो सेंटर ऑफ मास जो है अभी भी आपका जी एक्सेलरेशन से मूव करेगा, और अगर ये जी एक्सेलरेशन से मूव करता है, अगर ये जी एक्सेलरेशन से मूव करता है तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि सेंटर ऑफ मास अभी भी वही पाथ को फॉलो करेगा जो पाथ ये फॉलो करता एक्सप्लोजन नहीं होने पे, जो पाथ ये फॉलो करता है एक्सप्लोजन नहीं होने पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं बोल रहा हूँ कि अगर सेंटर ऑफ मास इस पाथ को, येलो डॉटेड लाइन को फॉलो करता, अगर एक्सप्लोजन नहीं होता तो अभी भी अगर का भले ही एक्सप्लोजन हो गया हो, लेकिन सेंटर ऑफ मास इसी पाथ को फॉलो करेगा। तो अगर आपका सेंटर ऑफ मास इसी पाथ को फॉलो करेगा तो हुआ क्या कि एक्चुअली जो एक पार्टिकल है वो थोड़ा आगे निकलते जाएगा, और ये जब यहाँ होगा तो जो जो पार्टिकल आपका ब्रेक हो चुका है वो यहाँ पर कुछ होगा। एक्चुअली अगर मैं एग्जैक्टली दिखाने का कोशिश करूँ, इसको मैं हटा दिया जाए, आपको पता हो चुका है कि सेंटर ऑफ मास इस तरह से कुछ होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात को सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ कि सेंटर ऑफ मास जो है एग्जैक्टली उसी पाथ को फॉलो करना है। तो हमेशा जो है दोनों का मास तो आपका इक्वल है, तो दोनों का मास इक्वल होने के कारण जो सेंटर ऑफ मास है हमेशा बीच में लाई करेगा। तो कुछ इस तरह से होगा, ये जब यहाँ पहुँचेगा, और सेंटर ऑफ मास को आपको पता है कि यहाँ होना है इस एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल लेवल पे, तो उसके लिए जो है ये पॉइंट मास यहाँ पहुँचेगा, तो ये पॉइंट मास यहाँ आते रहेगा, ये पॉइंट मास आपका यहाँ जाते रहेगा, और सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली बीच वाले पॉइंट को फॉलो करते रहेगा। तो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली जब गिरेगा दोनों के पार्टिकल गिरते ही सेंटर ऑफ मास भी ग्राउंड पे आएगा। एक्चुअली इसमें क्या है कि सारे के सारे पार्टिकल एक ही साथ नीचे आएंगे, क्योंकि वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी सारे का इक्वल ही है, जो कि जीरो है जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे था। तो वाई डायरेक्शन पे हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी जीरो था, तो ये हो जाएगा पाथ ऑफ CM, ठीक है, ये होगा पाथ ऑफ CM, राइट। वो एग्जैक्टली बीच में होगा इस केस में, क्योंकि दोनों मासेस इक्वल हैं। तो ये तो सोल्यूशन आपका आसान था क्योंकि मैंने मासेस को इक्वल दे रखे थे, लेकिन हो सकता है कि वो मास को किसी और रेशियो में डिवाइड करेगा, तो उस केस में हम लोग एग्जैक्टली बीच में नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ उन दोनों उस केस में भी दोनों के बीच में ही कहीं होगा, एग्जैक्टली बीच में नहीं होगा, राइट। तो मैं क्या करता हूँ कि सेंटर ऑफ मास को तो आपको रेंज के पास पहुँचना है, जो यहाँ पहले वो पहुँचता, तो सेंटर ऑफ मास का जो एक CM अगर हम लोग बात करें x ऑफ CM, सो दैट विल बी इक्वल टू रेंज, और जो x1 जो फर्स्ट पार्टिकल होगा उसका वैल्यू हो जाएगा r/2। तो एक्चुअली आप इसका भी पोजीशन निकाल सकते हैं। इसका पोजीशन सिंपल सा बात है कि ये अगर डिस्टेंस r/2 है, ये डिस्टेंस अगर r/2 है, तो ये भी डिस्टेंस आपका जो है r/2 ही होगा। ये डिस्टेंस भी क्या होगा r/2, क्योंकि सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली बीच में होता है। तो मैं अगर x2 का बात करूँ, जो x2 सेकेंड पार्टिकल है, उसका जो वैल्यू हो जाएगा वो जहाँ पर गिरेगा वहाँ पर वैल्यू होगा, डिस्टेंस होगा स्टार्टिंग पॉइंट से 3r/2 होगा। हम लोग r का वैल्यू निकाल लेते हैं। r का वैल्यू होता है u² sin 2θ/g, राइट। सो वैल्यू ऑफ u² इज 20√2² sin 2θ इज लाइक sin 90, और बाई जी का वैल्यू आपका हो जाता है 10। तो अगर इस वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करें तो आपका कितना आने वाला है, सो 20 × 20 × 2, सो आई थिंक दिस वैल्यू इज़ 80 मीटर। तो आपका हाँ 10 से आप डिवाइड कर दीजिएगा, ऑब्वियस सी बात है, तो आपका 80 मीटर हो जाएगा, राइट। तो जो x2 हो जाएगा, तो सेकेंड पार्टिकल जहाँ पर गिरेगा उसको हम लोग बोल सकते हैं 3 × 80/2 विच इज़ गोइंग टू बी 120 मीटर। सो दिस विल बी द रेंज ऑफ सेकेंड पार्टिकल, करेक्ट। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। हाँ, क्वेश्चंस को देख लीजिए क्या क्या देना था आंसर। एक्सप्लेन द ट्रैजेक्टरी ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर द एक्सप्लोजन दैट यू कैन सी a center of mass will follow the same path as before the collision, correct. If there will not be any collision, there will not be any explosion, then whatever the path the whole particle will follow, the center of mass will still follow the same path, right. तो सेम पाथ आपका होगा। वेलोसिटी ऑफ सेकेंड फ्रैगमेंट आफ्टर द एक्सप्लोजन, एक्चुअली सेकेंड पार्ट को भी हम लोग को डिस्कस करना है। तो वेलोसिटी ऑफ सेकेंड फ्रैगमेंट आफ्टर द कोलिजन, तो चलिए हम लोग एक बार फिर से डायग्राम को थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। ये कुछ ऐसे से ऐसे आपको हो जाएगा, राइट।
तो यहाँ पर हम लोग बात करें कि हम लोगों ने वेलोसिटी जो दिया है थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है और u का जो वैल्यू है वो आपका 20√2 है मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। तो हाईएस्ट पॉइंट पे आपको पता है कि 2m मास का जो वेलोसिटी होगा वो 20 मीटर पर सेकेंड होगा। आफ्टर द एक्सप्लोजन आपका a का वेलोसिटी आपका ज़ीरो हो चुका है, जो आपका रेस्ट में आ जाएगा उसका वेलोसिटी एक्चुअली जीरो हो जाएगा और जस्ट फॉल डाउन हो जाएगा, राइट। और जो सेकेंड पार्टिकल उसका वेलोसिटी मैं v2 मान लेता हूँ। तो निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एट हाईएस्ट पॉइंट, एट क्या बोल सकते हैं हम लोग, हाईएस्ट पॉइंट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन, जस्ट आफ्टर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, आफ्टर एक्सप्लोजन। देखिए आप एक्चुअली एक्स डायरेक्शन में किसी ही मोमेंट पे आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट हो रहा है, राइट। वाई डायरेक्शन में हाँ आपका ग्रेविटी एक्ट हो रहा है, तो ग्रेविटी अगर एक्ट हो रहा है तो आपका टाइम ड्यूरेशन जो होना चाहिए बहुत ही आज छोटा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो होता है एफ डेल्टा टी। अगर हम लोग डेल्टा टी को टेंस टू जीरो कर दें और फोर्स का वैल्यू फाइनाइट हो तो चेंज इन मोमेंटम आपका सिस्टम का जीरो हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर आपका फाइनाइट फोर्स बहुत ही छोटे टाइम के लिए एक्ट हो रहा हो तो सिस्टम के मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकता उस केस में, करेक्ट। तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल हम लोग हाईएस्ट पॉइंट पे करते हैं। इनिशियल मोमेंटम अगर हम लोग देखें तो 2m मास आपका है, वेट अ सेकेंड, हाँ जो इनिशियल मोमेंटम की अगर हम लोग बात करें तो आपका 2m मास जो था, शायद हम लोग को फिर से शुरुआत करना होगा, नहीं सही है, हाँ जो आपका 2m मास था, पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल आप करेंगे तो आपका 2m मास था, उसका वेलोसिटी था आपका 20 मीटर पर सेकेंड हाईएस्ट पॉइंट पे। सबको पता है कि हम लोग वेलोसिटी निकालते कैसे हैं, आपका ux पता है वो आपका हो जाएगा 20√2 cos 45 और आपको uy पता है, uy इज ऑल्सो 20√2 sin 45, राइट। तो ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो हम लोग 20 को बोलेंगे अब इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम का बात करें हम लोग तो ए इंटू ए का वेलोसिटी आपका जीरो हो चुका है क्योंकि जस्ट रेस्ट से फॉल हो जाता है तो एक्स डायरेक्शन उसका वेलोसिटी होगा नहीं कुछ, जस्ट ब्रेक होने को एक्सप्लोजन के बाद, प्लस एम इंटू दूसरे का वेलोसिटी सपोज कीजिए v2 से आगे जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि v2 का वैल्यू हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। तो जो सेकेंड प्रोजेक्टाइल है वो 40 मीटर पर सेकेंड से आगे निकलेगा। आप रेंज जो है सेकेंड प्रोजेक्टाइल का इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल लीजिए, उसके बाद आप सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन लिख दीजिए हाईएस्ट पॉइंट से। चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट 45 डिग्री विथ ए स्पीड 40√2 मीटर पर सेकेंड। हम लोग वैल्यूज़ को पिक करते चलते हैं। तो 45 डिग्री पे 40√2 मीटर पर सेकेंड, ऑब्वियस सी बात है कि √2 तो देना ही देना होगा। एट हाईएस्ट पॉइंट इट एक्सप्लोड्स इनटू 3 इक्वल फ्रैगमेंट। आपका इस बार 3 इक्वल फ्रैगमेंट है। वन फ्रैगमेंट रिट्रेसेज इट्स पाथ, एक फ्रैगमेंट पीछे आ जाता है, रिट्रेस करता है अपने पाथ को, एंड अनदर कम्स टू रेस्ट में आ जाता है मोमेंटरली, मतलब उसी मोमेंट पे आपका रेस्ट में आ जाता है। देन फाइंड स्पीड ऑफ थर्ड फ्रैगमेंट आफ्टर द एक्सप्लोजन एंड द रेंज ऑफ थर्ड फ्रैगमेंट। देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, आधा तो 3 हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। तो मैं क्या करता हूँ कि फिर से मैं डायग्राम को रिपीट कर देता हूँ। इस केस में मैं मास 3m लेने वाला हूँ। आपको पता है रीज़न क्या है, बिल्कुल पता है, राइट। तो हम लोग चलिए अगर एक्सप्लोजन नहीं होता तो पार्टिकल जो है कुछ ऐसे पाथ को फॉलो करता। एक सेकेंड, हम लोग को थोड़ा जगह चाहिए। अगर एक्सप्लोजन नहीं होता तो पार्टिकल कुछ ऐसे पाथ को फॉलो करता, राइट। लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे आपका ये 3 पार्ट में ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो वेलोसिटी जो है ux आपका है 40 होगा क्योंकि आपका एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है। uy का जो वैल्यू होगा वो भी आपका 40 मीटर पर सेकेंड होगा, एंगल आपका 45 है। तो एक बात तो श्योर है
कि आपका जो है हाईएस्ट पॉइंट पे बिफोर द एक्सप्लोजन 3m मास जो मूव कर रहा होगा वो 40 मीटर से मूव कर रहा होगा, 40 मीटर पर सेकेंड से, करेक्ट। अब हम लोग क्या बात करते हैं कि आफ्टर द एक्सप्लोजन, आफ्टर द एक्सप्लोजन हम लोग बात करेंगे तो आपका 3 मासेज आ चुके हैं, 1 2 और 3 हम लोग कर लेते हैं। आपका 3 मास आ चुका है, एक मास जो है अपने पाथ को रिट्रेस करता है, जो एक मास है वो अपने पास को रिट्रेस करता है। अब देखिए अगर पाथ को रिट्रेस करना हो तो ये एग्जैक्टली 40 मीटर पर सेकेंड से बैकवर्ड में आएगा, ठीक है। दूसरा मास जो है वो रेस्ट में आता है तो इसका वेलोसिटी 0 हो चुका होगा। तीसरा मास जो है V3 से आपका आगे जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम आपका जो है 3m मास एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इनिशियल मोमेंटम आपका एक्स डायरेक्शन में है, तो फाइनल मोमेंटम भी आपका एक्स डायरेक्शन में ही होगा। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं। आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम COLM एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हम लोग हाईएस्ट पॉइंट अप्लाई करते हैं जस्ट बिफोर एंड आफ्टर द एक्सप्लोजन, राइट। तो हम लोग बात करते हैं कि P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। इनिशियल मोमेंटम अगर हम लोग देखा जाए तो 3m इंटू वेलोसिटी जो है आपका 40 है इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम आपका है देखा जाए तो m इंटू -40 प्लस m इंटू 0 प्लस m इंटू ये आपका हो गया V3, राइट। तो ये V3 हो गया, तो आपका देख सकते हैं कि V3 का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो सकता है आपका, तो ये आपका 120 प्लस 40 160 मीटर्स पर सेकेंड। तो हम लोग बोल सकते हैं जो थर्ड पार्टिकल है आपका वो 160 मीटर पर सेकेंड से आगे जाएगा, नॉट स्क्वायर, 1 मीटर 60 मीटर पर सेकेंड। हाँ, अगर हम लोग बात करें कि रेंज क्या होगा थर्ड पार्टिकल के, थर्ड पार्टिकल जो है स्टार्टिंग पॉइंट से आपका कहाँ पर गिरेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक पार्टिकल तो है जस्ट r/2 पे गिरेगा। एक जो पार्टिकल है x2 का जो वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं वो r/2 बोल सकते हैं, राइट। जो ये एक्सियम है जो सेंटर ऑफ मास होगा वो एग्जैक्टली r पे होगा। जो थर्ड पार्टिकल है, जो थर्ड पार्टिकल है, एक सेकेंड में एलो को यूज़ कर लेता हूँ। जो थर्ड पार्टिकल है आपका कुछ ऐसे जाकर वो x3 यहाँ पे फॉलो करेगा, तो हम लोग इसको चलिए हम लोग x3 नाम देते हैं। आपका एक्सियम जो है आपका r हो चुका है, x2 आपका r/2 हो चुका है, x1 जो है आपका यहाँ पर होगा। सो x1 इज एक्चुअली 0, जो फर्स्ट पार्टिकल है उसका कोऑर्डिनेट जो होगा 0 पे आएगा, राइट। तो हम लोग अब लगाते हैं सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, r का वैल्यू निकाल लिया जाए। ये बोलते हैं कि फार्मूला जो है आपका सेकेंड पार्ट के लिए एक्सियम इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइड बाई टोटल मास इज m1 प्लस m2 प्लस m3, राइट। So m1 is m, x1 is 0 plus m2 is m into x2 is r/2 plus m3 is m into x3 is x3. We have to calculate that, right? Divide by 3m, right? तो एक्सीएम का जो वैल्यू है आपका r है, हम लोग को पता है कि सेंटर ऑफ मास जो है एग्जैक्टली r पे ही गिरेगा अभी भी। तो r इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं कि m, चलिए m तो आपका कैंसिल हो चुका है, तो आपका हो जाएगा r/2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, राइट। तो यहाँ से आपका जो x3 का वैल्यू आ जाएगा 3r माइनस r/2, बोल सकते हैं आपका 5r/2 आ जाएगा, राइट। तो थर्ड पार्टिकल है आपका 5r/2 पे गिरेगा, और जो r का वैल्यू है वो हम लिख सकते हैं कि u² साइन 2θ/g आप बोलेंगे। u² का वैल्यू हो गया 40√2 का स्क्वायर साइन 2θ मीन्स 90 हो जाएगा, डिवाइड बाई g का वैल्यू आपका 10 हो चुका है। तो ये जो वैल्यू बोले हम लोग तो हो जाएगा आपका 320 मीटर्स, राइट। ये कितना हो जाएगा रेंज, 320 मीटर्स हो जाएगा, राइट। तो x3 का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 5 इंटू 320/2 और इट मीन्स 800 मीटर्स,
क्योंकि आप इसको 160 कर सकते हैं, राइट। तो ये पार्ट जो है आपका फिनिश हो चुका है। क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते रहिए। कुछ और भी अगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, मिलते हैं, तो मैं इसको इसी सीरीज़ में ऐड कर दूंगा। लेकिन मैं गारंटी के साथ ये बोल सकता हूँ कि इतना पढ़ना, इतने कॉन्सेप्ट्स को टू द पॉइंट पढ़ना, कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं रखना, आपके नीट और जेई मेंस के लिए मोर देन इनफ है। जे एडवांस के लिए गुड लक एंड डू प्रिपेयर द क्वेश्चंस। आपको जे एडवांस के लिए मेहनत करते रहने हैं, इतने पढ़ने से आपका काम नहीं होने वाला है। आपको और भी एफर्ट डालने होंगे, आपको खुद का कॉन्सेप्ट डेवलप करना होगा, आपको और भी टफ़ क्वेश्चंस, इससे भी बहुत ज़्यादा टफ़ क्वेश्चंस प्रैक्टिस वहाँ करने होंगे घर में, ताकि एग्ज़ाम में उससे इजी क्वेश्चंस को आप लाइटली ले सकें। करेक्ट। तो इसीलिए जेई जो अब एडवांस की तैयारी करते हैं हम लोग तो काफ़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ताकि एग्ज़ाम में तो आपको पता है कि कोई भी आदमी नॉर्मल जो दिमाग होता है उसका 50% ही हम लोग यूज़ कर पाते हैं एग्ज़ाम में, नॉट अकॉर्डिंग टू 3% ऑफ ब्रेन। तो एग्ज़ाम में आपको सोचने की एबिलिटी वो हमेशा कम जाती है। तो उसी कारण से जो घर में है उस प्रेशर को फील करने के लिए हम लोग काफ़ी टफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट इन नेक्स्ट चैप्टर, एक्चुअली वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट वन इज रोटेशनल डायनेमिक्स। तो तब तक के लिए बाय बाय।